सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। इकोनॉमिक्स के इस अर्थसूत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अर्थसूत्रा चैनल पर आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, और सप्लाई और डिमांड शॉक्स, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के शॉक्स के बारे में और स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो साथियों, आप लोग तैयार हैं? देखिए, आप लोग सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर चुके हैं डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो कीमत स्तर का निर्धारण करता है और साथ ही साथ में उत्पादन के स्तर का भी निर्धारण करता है, या मांग या पूर्ति का भी निर्धारण करता है। तो मांग और पूर्ति जिस बिंदु के ऊपर बराबर होती है वो साम्य कीमत स्तर कहलाता है। फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो अध्ययन किया हुआ है। साथ ही साथ में ये भी देखा हुआ है कि डिमांड में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ या शिफ्ट इन डिमांड अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट कब होता है, क्यों होता है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सेम डिमांड कर्व के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। और सप्लाई कर्व के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। तो डिमांड कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस और जो मांग है उसके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है, जबकि पूर्ति कर्व इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये सभी अध्ययन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी जो चीज़ हैं वो ये आती हैं उभर कर कि मैक्रो में हम कीमत की जगह सामान्य कीमत स्तर की बात करेंगे, मांग की जगह समग्र मांग की बात करेंगे, और पूर्ति की जगह समग्र पूर्ति की बात करेंगे। यहाँ पे सामान्य अर्थ में अगर आप देखना चाहें तो समग्र मांग अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा की जा रही मांग के तात्पर्य है। इसी प्रकार से समग्र पूर्ति का अर्थ भी यही है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा की जा रही सप्लाई एक पर्टिकुलर डिमांड प्राइस के ऊपर क्या होगी, वो एग्रीगेट सप्लाई। तो साथियों, आप तैयार हैं? हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति विषय के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। आइए, मैं पुनीत शर्मा आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा, अर्थसूत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस का आनंद उठा सकें। देखिए, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड कर्व को माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देख चुके हैं डिमांड कर्व को। यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग क्या है। इसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के माध्यम से जाना जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि MV = PT क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो मैंने राउंड गोला करके बता रखा आपको। इसी T को अगर मैं Y से रिप्लेस कर दूँ, जो कि हमारा आउटपुट लेवल या इनकम लेवल है, तो हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो इक्वेशन है वो बन जाती है MV = PY। यहाँ आप देख रहे होंगे MV = PY। जहाँ पर M मनी सप्लाई है, P प्राइस लेवल है, Y रियल GDP है, आउटपुट लेवल है, और V इनकम वेलोसिटी ऑफ द मनी है। इस इक्वेशन को हम रियल मनी बैलेंस के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जो कि M/P = M/P डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। रियल मनी बैलेंस की डिमांड बराबर सप्लाई होती है। कब? वहाँ पर K = Y होगा, यानी कि सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस इज इक्वल टू द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। K is proportion of the income people want to hold constant। यहाँ K को कांस्टेंट रखा गया। तो हमने देखा कि रियल मनी बैलेंस की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई के बराबर होती है, और जो रियल मनी बैलेंस है वो आउटपुट के इक्वल होता है या आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पर K एक कांस्टेंट है, जो कि इनकम का वो पार्ट है जो कि लोग अपने पास होल्ड रखना चाहेंगे। ये रियल मनी बैलेंस या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आप कह सकते हैं। तो MV = PY में दो पक्ष हैं। देखिए, MV और दूसरी तरफ P और Y। P और Y जो दर्शाता है वो हमारी नॉमिनल GDP को दर्शा रहा है, और MV
हमारी मुद्रा की पूर्ति और वेलोसिटी का गुणन है। अब हम आगे ये समझेंगे कि यहाँ पर एम वी इजिकल टू पी वाई जो इक्वेशन है हमारी, उस इक्वेशन से किस प्रकार जो डिमांड कर्व है वो डिराइव किया गया। इफ़ वी 1/k एंड एम मनी सप्लाई इज कॉन्स्टेंट, अगर इन दोनों को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए, सो देयर विल बी ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट लेवल। क्योंकि हमने देखा कि एम वी इज इक्वल टू पी वाई है, तो अगर मैं इन दोनों ही चीज़ों को कांस्टेंट कर लूँगा तो पी वाई इज इक्वल टू ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बिकॉज पी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो देर इज इन्वर्स रिलेशनशिप, और एक पैराबोलिक कर्व अगर हम प्लॉट करेंगे पी और वाई के बीच में, तो एक पैराबोलिक कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से कि पी और वाई के जो समस्त कॉम्बिनेशन है वो समस्त कॉम्बिनेशन एक कांस्टेंट चीज़ को दर्शाएंगे, कांस्टेंट बताएंगे, और ये जो पी वाई है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी अर्थव्यवस्था के अंदर एक एग्रीगेट डिमांड कर्व है, उसके ऊपर नॉमिनल जीडीपी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। आगे हम देखते हैं इसी कर्व को। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व एक नेगेटिवली स्लॉप्ड है, और नेगेटिवली स्लॉप्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर अगर हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो डिमांड की बात करते हैं कि अगर प्राइस लेवल, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, देखिए एग्रीगेट डिमांड का प्राइस लेवल और इनकम या आउटपुट के वे विभिन्न कॉम्बिनेशंस हैं, बिंदु पथ हैं, जिनके ऊपर एम और वी कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि मनी सप्लाई और जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वे दोनों ही इनके ऊपर कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यदि इसके किसी भी एक बिंदु से, सपोज इमेजिन करें इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो इंक्रीज़ करने पर, प्राइस लेवल इंक्रीज करने पर, चूंकि मनी सप्लाई और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेचुरली आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी वो कांस्टेंट रह पाएंगे। और इसी प्रकार से अगर हम प्राइस लेवल को डिक्रीज करते हैं तो उस केस के अंदर आउटपुट लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस ऑन द सेम एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, और प्राइस लेवल कम होता है तो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा। इसको आप देख सकते हैं, द एग्रीगेट डिमांड कर्व shows the relationship between the price and the quantity of goods and services demanded. It is drawn for a given value of the money supply. The aggregate demand curve slopes downward. The higher the price level, the lower the level of the real balances, real money balances, M by P, and therefore the lower the quantity of goods and services demanded. देखिए यहाँ हमने ये देखा इसमें कि किस प्रकार से जो हमारा रियल मनी बैलेंस है वो इन सभी को अफेक्ट कर रहा है। मैं आपको ये इरेजर से मिटा देता हूँ, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि एम बाई पी हमारा रियल मनी बैलेंस है, तो एम बाई पी इज इक्वल टू के वाई होता है, जैसा कि हमने इक्वेशन के अंदर देखा है। तो इसको आप वापस देखें कि द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड, द हायर द प्राइस लेवल, द लोअर द लेवल ऑफ द रियल मनी बैलेंस एम बाई पी, एंड देयरफॉर द लोअर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। रियल जो मनी बैलेंसेस हैं वो अगर कम होगा, यानी रियल मनी बैलेंस किस चीज़ को बताता है, रियल मनी बैलेंस हमारी परचेजिंग पावर को बताता है। तो रियल मनी बैलेंस अगर कम होगा तो हमारी परचेजिंग पावर कम होगी, और उसके कारण से क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, अगर प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ता है। तो प्राइस लेवल बढ़ने से हमने देखा कि आउटपुट की जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होगी वो कम होगी। जस्ट इसका अपोजिट हम समझ सकते हैं, अगर प्राइस लेवल कम होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, बिकॉज रियल जो मनी बैलेंस है वो प्राइस लेवल कम होने से रियल मनी बैलेंस या फिर परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती।
तो इसलिए आपने ये देख लिया कि किस कारण से एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बारे में बताया हुआ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे हम देखते हैं वाई एग्रीगेट डिमांड का स्लॉप्स डाउनवर्ड। हमने देखा कि इस इक्वेशन में एम और वी दोनों ही कांस्टेंट है, तो पी वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड वाई इफ प्राइस राइज ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर मोर रुपीज़। और जैसे हमने देखा कि अगर प्राइस राइज होती हैं तो रियल मनी बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारण से हमें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज मस्ट फॉल। इस कारण से उसकी जो परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाएगी। इस कारण से गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी फॉल आ जाएगी। और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो रियल मनी बैलेंस बढ़ जाएगा। रियल मनी बैलेंस बढ़ने का अर्थ है कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हमारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन मीन ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। दैट्स व्हाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्टिंग किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से मैं माइक्रो में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि जो मांग है वो फंक्शन होता है प्राइस का भी, अदर कमोडिटीज़ है उनकी प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर भी, जैसे पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब हम ये देखते हैं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या सेटेरस पेरिबस की मान्यता लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व का अध्ययन किया तो यहाँ पर भी हम अदर थिंग्स मतलब कि एम और वी को कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। तो अब अगर किसी भी कारण से एम और वी यानी कि मनी सप्लाई में या वेलोसिटी ऑफ मनी में किसी भी कारण से परिवर्तन होता है, और जनरली जो सेंट्रल बैंक है हमारा वो मनी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो अगर वो मनी सप्लाई को बढ़ाता है या मनी सप्लाई को कम करता है तो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट कब होगा और डाउनवर्ड शिफ्ट कब होगा। तो उसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि जब मनी सप्लाई चेंज होती हैं तो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट होगा, बट अगर मनी सप्लाई कम होती हैं, रिड्यूस होती हैं, तो रिड्यूसेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर मनी सप्लाई हमारी कम होगी, डिड्यूस होगी, मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज़ किया जाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज करने के जो टूल्स हैं वो आप लोग जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कम कर सकता है, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उनके माध्यम से मनी सप्लाई को कम किया जाता है। मनी सप्लाई को कम करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू सिक्योरिटीज़ को सेल करना। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की जाती है तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई को स्क्वीज़ किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है तो उसके कारण से नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, बिकॉज हम जानते हैं इक्वेशन में एम वी इजिकल टू पी वाई इजिकल टू एम वी होता है, और अगर एम को कम करेंगे तो पी वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी नॉमिनल आउटपुट है वो या फिर नॉमिनल जीडीपी है हमारी, वो नॉमिनल जीडीपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर पी वाई हमारा डिक्रीज़ हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड या डाउनवर्ड, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो हर एक बिंदु के ऊपर पी और वाई के वे कॉम्बिनेशन और सभी कॉम्बिनेशंस के ऊपर ये जो हमारी जीडीपी है वो कम हो गई। इसी प्रकार से अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज़ किया जाता है, वो भी जब सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट क्या करते हैं, परचेज कर ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर ले, तो उस कंडीशन में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, और मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने पर पी वाई भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पी वाई इंक्रीज़ होने पर एग्रीगेट डिमांड का आउटवर्ड या बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड किस प्रकार से होते हैं मनी सप्लाई में या वेलोसिटी ऑफ मनी में चेंज होने। इसी प्रकार से आप वेलोसिटी ऑफ मनी में चेंजेस को भी समझ सकते हैं। आगे हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए
इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कब एग्रीगेट डिमांड कर्व देखिए यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ रही है। जब हमने मनी सप्लाई को कम कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब मनी सप्लाई को बढ़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। So the change in the money supply shifts the aggregate demand curve in panel A, decreases the money supply M, reduces the nominal value of output। अगर हम मनी सप्लाई को कम करते हैं तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट या नॉमिनल जीडीपी हमारी कम हो जाती है। फॉर ए गिवन प्राइस लेवल आउटपुट इज लोअर, thus the decrease in money supply shifts the aggregate demand curve inward or downward from AD1 to AD2। In panel B, we can see that an increase in the money supply raises the nominal value of output and nominal GDP. For any given price level, output is higher. Thus, the increase in the money supply shifts the aggregate demand curve outward from AD1 to AD2। मेरे ख्याल से आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व की अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्टिंग का कारण समझ में आ गया होगा कि मनी सप्लाई या वेलोसिटी में चेंजेस करने के कारण एग्रीगेट डिमांड कर्व, और इसी प्रकार से वेलोसिटी में भी परिवर्तन करने से भी मनी की अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा और अगर कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। मनी की वेलोसिटी बढ़ने पर हमारा जो आउटपुट लेवल और प्राइस और आउटपुट के वे कॉम्बिनेशन तो जिनके ऊपर वो आउटपुट उसी सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से हमारे जो मनी सप्लाई है वो जो एग्रीगेट डिमांड कर है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे किस कारण से एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है। ये सारी चीज़ें हमें आगे के जो अध्ययन है हमारा स्टेबलाइजेशन पॉलिसी जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं उसमें काम आएगी। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व के आई थिंक आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो अगला स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है या एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। Aggregate supply is the relationship between the quantity of goods and services supplied and the price level। प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई की जाती है उनके अंदर जो रिलेशनशिप है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। बिकॉज द फर्म्स दैट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज हैव फ्लेक्सिबल प्राइजेस इन लॉन्ग रन एंड स्टिकी प्राइजेस इन शॉर्ट रन। द एग्रीगेट सप्लाई जो रिलेशनशिप है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम हॉरिजन। यहाँ पे हमने दो चीज़ें देख रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में ही अलग अलग होगा। लॉन्ग रन के अंदर चूँकि जो प्राइजेस होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, इस कारण से लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा बिकॉज द प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, और ये हम क्लासिकल मॉडल कहते हैं इसको। और शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस स्टिकी होने से ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर है लॉन्ग रन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, जिसे हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे और वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा और बिकॉज द प्राइजेस आर स्टिकी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा टाइम हॉरिजन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व का हमने स्लॉप देख लिया, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टाइम हॉरिजन पे डिपेंड करता है या ये तो शॉर्ट रन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा और लॉन्ग रन के अंदर ये वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा। तो तीन प्रकार के एग्रीगेट सप्लाई कर हैं जिनके बारे में हम तीन कंडीशंस को हम देखेंगे। एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का SRAS एंड ट्रांजिशन फ्रॉम शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन। इन तीनों चीज़ों का हम अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का क्या चीज़ है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का जैसा मैंने आपको बताया इज़ वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। दिस इज़ क्लासिकल मॉडल, स्पेशली हम क्लासिकल मॉडल की यहाँ बात कर रहे हैं। एंड द प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। यहाँ पर प्राइजेस कैसी होंगी, फ्लेक्सिबल होगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एग्रीगेट वाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज vertical to x-axis and at which point it is vertical to x-axis. So the aggregate supply curve in long run is vertical to x-axis at the point of full employment, or we can say at the point of natural rate of unemployment, or we can say that the economy is operating at its potential level of output. इन तीनों चीज़ों के कारण जब इकोनॉमी में न तो लेबर में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, न कैपिटल में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, न ही टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा। यही हमारी क्लासिकल थ्योरी की मान्यता है और यही यहाँ पर अप्लाई होती है। और इसी कारण से लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कर्व
वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी कि हम एग्रीगेट सप्लाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सप्लाई के जितने भी फैक्टर्स हैं जिनके कारण से सप्लाई में बढ़ना या घटना होता है, वो सारे ही फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। इवन टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट होती है, दी हुई होती हैं। इस कारण से एग्रीगेट सप्लाई का पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है, और इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट कहलाएगा। सो यहाँ आपने देखा कि किस कारण से एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा इन लॉन्ग रन और इन क्लासिकल मॉडल। व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए, एज सप्लाई कर्व इन लॉन्ग रन इज वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, आउटपुट इज फिक्स रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस चेंजेस in money or in money supply. Shifts in demand curve affects only price. अगर यहाँ पर किसी भी कारण से हम एग्रीगेट सप्लाई करके वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होने के कारण अगर हम एक मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं और एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होता है, या मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करते हैं और एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, इन दोनों ही कंडीशन में इकोनॉमी में आउटपुट लेवल पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल प्राइजेस ही बढ़ेगी या घटेगी। अतः हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मॉडल में जो हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व की शिफ्टिंग है, उसके कारण से रियल फैक्टर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई ना तो रियल इनकम बढ़ती है, न ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये दोनों ही स्थिर रहते हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर रियल फैक्टर्स को परिवर्तित किया जाना यहाँ पर असंभव बात मानी जाती है क्लासिकल मॉडल। अब देखिए, आगे हम देखेंगे कि अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व में इन लॉन्ग रन एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल, अगर प्राइजेस फ्लेक्सिबल हैं तो क्या होगा। यहाँ आप दो चीज़ें देख रहे हैं कि इफ द प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, इफ द वर्टिकल द प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, अगर हम डिक्रीज इन मनी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने बताया, डिक्रीज इन मनी सप्लाई करने पर हमारा जो कर्व है एग्रीगेट डिमांड का, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस लेवल क्या हो रहा है, ओनली आपका प्राइस लेवल कम हो रहा है। A reduction in the money supply shift the aggregate demand curve downward from AD1 to AD2, and the equilibrium of the economy moves from point A to B because the aggregate supply curve is vertical in the long run. The reduction in aggregate demand affects the price level but not the level of output. अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो प्राइस लेवल कम होगा, आउटपुट कम नहीं होगा, यहाँ पर आउटपुट फिक्स रहता है। इसी प्रकार से आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि अगर मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, और इस स्थिति में भी आउटपुट हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये इस डायग्राम को आप अपने लेवल पर ड्रॉ करें। नेक्स्ट देखिए कि ये तो हमने देखा कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, दोनों ही कंडीशन आपने देख ली, डिमांड एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने या एग्रीगेट डिमांड को घटाने पर, या मनी सप्लाई को बढ़ाने या मनी सप्लाई को कम करने पर केवल और केवल प्राइजेस चेंज होती हैं, आउटपुट लेवल कोई चेंज नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का या फिर द सप्लाई का इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द स्टिकी प्राइजेस और द कीनेशियन मॉडल। इसको हम कीनेशियन मॉडल भी कह सकते हैं। कीनेशियन मॉडल हमेशा शॉर्ट रन की बात करता है। शॉर्ट रन के अंदर हम ये जानते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर हम आउटपुट लेवल को जितना चाहे उतना बढ़ाया घटा सकते हैं, लेकिन जो प्राइजेस होगी वो स्टिकी होगी, और ड्यू टू दिस स्टिकी प्राइजेस the increase in money supply or the decrease in money supply will affect only the real factors. Real factors means the level of output and the employment level. So इस केस के अंदर जब हम शॉर्ट रन में ऑपरेट करते हैं, इन शॉर्ट रन सम प्राइजेस आर स्टिकी एंड डू नॉट एडजस्ट टू चेंज इन डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई का इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पर प्राइस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल में परिवर्तन होगा, जिससे हम आगे के डायग्राम से समझ सकते हैं।
देखिए यहाँ आप देखिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम किस प्रकार से हो रहा है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। अगर हम मनी सप्लाई को यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, रिसेशन की बात कर रहे हैं, अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और डाउनवर्ड शिफ्ट होने पर मनी सप्लाई रिड्यूस करने पर प्राइस लेवल चूँकि कांस्टेंट है, प्राइस लेवल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है और आपने एग्रीगेट डिमांड को कम कर दिया है, तो उसके कारण से उत्पादन, इनकम और रोजगार ये तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है वो ए से बी पे शिफ्ट हो जाएगा। A reduction in the money supply shift the aggregate demand curve from 82 to 81 to 82. The equilibrium for the economy moves from point A to point B. Because the aggregate supply curve is horizontal to in the short run, the reduction in aggregate demand reduces the level of output. यहाँ पर जो रियल फैक्टर्स हैं वो उसके ऊपर प्रभाव एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन होने पर डल रहा है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ देता हूँ कि अगर मैं इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड करूँगा तब यहाँ पर क्या होगा, हम समझ सकते हैं, बिकॉज दिस इज वी आर प्लेइंग इन ए शॉर्ट रन, और ड्यू टू द शॉर्ट रन एज वी इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती हैं प्राइस लेवल कॉन्स्टेंट रहेगा, और उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज देयर इज potential in the economy is not operating at the full employment level. There is the unused resources are available, unutilized resources are available in the economy. That's why as the aggregate demand curve increases, due to the available capacity in the economy can produce or increase the level of output from its by utilizing its unutilized resources. तो ये जो डायग्राम है वो आप अपने लेवल पे ड्रॉ करें कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को बढ़ाते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, तो जो शॉर्ट रन जो मूवमेंट्स है वो इस प्रकार से होंगे कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। ये आपने मैंने आपको इस एग्जांपल से यहाँ ड्रॉ करके बताया था। अभी हम इसको एग्जांपल को देखते हैं। ये देखिए इस डायग्राम को आप समझिए। इस डायग्राम के अंदर मैंने, चूँकि अभी तक हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर दो कंडीशंस में होता है, कीनीशियन एग्रीगेट सप्लाई का और क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का लॉन्ग रन की बात करता है और कीनीशियन एग्रीगेट सप्लाई का शॉर्ट रन की बात करता है। क्लासिकल और कीनीशियन दोनों में देखिए, क्लासिकल वर्टिकल टू एक्स एक्सिस है, कीनीशियन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को अगर बढ़ाया जाता है तो आउटपुट लेवल, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर क्लासिकल में अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इनकम, आउटपुट, रियल फैक्टर्स के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो रिसोर्सेज, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इस कारण से केवल और केवल प्राइस इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं कि कीनीशियन और क्लासिकल मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर किस प्रकार से कीनीशियन के अंदर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है वही मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिकल मॉडल के अंदर फेल हो जाती है। यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन, मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करने पर इकोनॉमी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यही चीज़ हमारे आगे ISLM वर्क कर्व का जब अध्ययन करेंगे तब भी काम आएगी। अब हम आगे देखते हैं कि द ट्रांजिशन फ्रॉम शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है। देखिए अभी तक हमने समझा कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। अब हम ये देखेंगे कि हम इकोनॉमी में हमारा जो पहले स्टार्टिंग लॉन्ग रन का पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ से किस प्रकार से शॉर्ट रन पर मूव करते हैं और फिर अगेन वापस लॉन्ग रन के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसको आप समझिए, इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर लॉन्ग रन वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर से दिखाया गया, शॉर्ट रन हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर से बताया गया, और एग्रीगेट डिमांड AD1 का, ये जो तीनों का इक्विलिब्रियम है वो स्टार्टिंग में जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट A के ऊपर आपको दर्शाया गया। अब यदि किसी कारण से एग्रीगेट डिमांड का हम मनी सप्लाई को कम कर लेते हैं तो मनी सप्लाई के कम होने से शॉर्ट रन के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो किस प्रकार के होंगे उसे समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम मनी सप्लाई को कम करते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर, अगर हम शॉर्ट रन सप्लाई करके ऊपर मूव करेंगे तो आउटपुट लेवल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड वी विल मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और आउटपुट लेवल कम होगा, कम आउटपुट लेवल उत्पादन स्तर
एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल तीनों ही इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम AD2 के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे ड्यू टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अब अगर हम यहीं पे बात करें तो अगर यहीं इसी इकोनॉमी के अंदर चूँकि एग्रीगेट डिमांड कम हुई है और लॉन्ग रन तक हम पहुंचेंगे, जिसे हम ट्रांजिशन कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो कैसे पहुँचते हैं? द इकोनॉमी बिगिंस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए reduction in aggregate demand perhaps caused by the decrease in the money supply moves the economy from point A to B, जैसा मैंने अभी देखा आपको, where output is below its natural level, यहाँ पर natural level से कम होगा। as prices fall the economy gradually recovers from the recession moving from point B to point C। इस रिसेशन को कम करने के लिए द प्राइजेस फॉल्स, क्या होगा, प्राइजेस कम होगी, एंड द इकोनॉमी ग्रेजुअली रिकवर्स फ्रॉम द रिसेशन। रिसेशन से जो इसकी जो आउटपुट लेवल को कम किया था हमने, इनकम को कम हो गई थी और रोज बेरोजगारी बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई थी। तो इस रिसेशन की स्थिति को इकोनॉमी किस प्रकार से सेटल करेगी लॉन्ग रन में? Because of decrease in aggregate demand, in long run the prices will decrease and the economy will again settle itself to the long run, to the point, at the point of long run equilibrium. So the movement is from point A to point B to point C. So पहले A से B पर और देन B टू अगेन C पर हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। बट यहाँ पर आप ये देखें, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड the prices has decreased from point A to point C, the output level is again at the same full employment rate, full employment level। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से यहाँ पर प्राइजेस क्या हो गई, कम हो गई। सेम इसी प्रकार से अगर समझा जा सकता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती हैं तो क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती हैं तो हम जो एक पॉइंट लेवल है उससे हम वहाँ पर उस पॉइंट लेवल पे ऊपर लॉन्ग रन के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर प्राइजेस क्या होगी, बढ़ेगी, आउटपुट पुनः वही आ जाएगा। इसको भी समझा जा सकता है। तो यहाँ तक देखिए हमने ये समझ लिया कि रिडक्शन इन मनी सप्लाई shifts aggregate demand curve downward, affects output in short run, that is recession, but or the employment level falls below natural level, but this effect disappears over time as firms adjust their prices in long run। मैंने कहा था आपको कि long run में prices are flexible, that's why there is an adjustment is possible in long run, otherwise in short run this adjustment in prices is not possible due to the decrease in aggregate demand due to the changes in money supply। So the long run there is adjustment is due to the change in prices in long run। So the in long run we will again reach at the point of full employment and sacrifice the prices, higher prices, the prices will decrease। और इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि इस अगर लॉन्ग रन के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती हैं तो शॉर्ट रन से लॉन्ग रन ट्रांजिशन के केस में प्राइजेस बढ़ जाएगी। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट आवर एनालिसिस सो फार एज फॉलोज, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल एंड द चेंज इन एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट्स द प्राइस लेवल, not the output level in long run। Over short period of time prices are sticky, the aggregate supply curve is flat and the change in aggregate demand affects the economy's output of goods and सर्विसेज। इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्लासिकल और केनेशियन मॉडल में हमने एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का और एग्रीगेट डिमांड करके जो मूवमेंट्स हैं उसके माध्यम से हमने इसको समझा। अब हम यहाँ पर शॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें स्पेशली सप्लाई शॉक्स हैं जिनके माध्यम से ये देखा जाएगा कि इकोनॉमी में स्टेबलाइज किस प्रकार से किया जाता है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के बारे में देखें, इकोनॉमिक्स कॉल exogenous variables that affects or shifts aggregate demand and aggregate supply as shocks, demand shocks and supply shocks, price shocks। These shocks cause economic fluctuation and the government use policy measures to stabilize or shorten fluctuations in the economy, dampens the business cycle
by keeping output and employment as close to their natural level as possible. तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ क्या हैं? स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ वो हैं जो कि हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के जो शॉक्स हैं, झटके हैं, उन झटकों को समझने में इसके लिए जो इन झटकों का निवारण कैसे किया जाए उसके बारे में हमें बताती हैं। तो और इसके लिए एक्सोजीनस वेरिएबल्स को इकोनॉमिक्स जो हैं जो भी एक्सोजीनस वेरिएबल्स हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट के सप्लाई को शिफ्ट करते हैं शॉक्स के कारण, डिमांड शॉक्स एंड सप्लाई शॉक्स कहा जा सकते हैं। सप्लाई शॉक हम प्राइस शॉक्स भी कहते हैं। दीज शॉक्स कॉजेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जिसके कारण से इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, बूम, स्लम्प और रिसेशन आता है। द गवर्नमेंट यूजेस पॉलिसी मेजर्स। अब इन शॉक्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी मेजर्स यूज़ करती है। पॉलिसी मेजर्स क्या है हमारी? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ये हमारे पॉलिसी मेजर्स हैं। फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, जिसका हम आगे और अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अभी हम केवल मॉनिटरी पॉलिसीज़ को देख रहे हैं। यूजेस पॉलिसी मेजर्स टू स्टेबलाइज शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन। जो इकोनॉमी में शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस हैं, उन शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेजर्स यूज़ करती हैं, दैट इज़ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। और स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज क्या करती हैं? डैम्पन्स बिजनेस साइकिल्स बाय कीपिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एज क्लोज टू देयर नेचुरल लेवल एज पॉसिबल। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में शॉक्स क्या हैं। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के शॉक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड के जो शॉक्स हैं वो तो बहुत सिंपल हैं। यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड, अगर हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि पी वाई इजिकल टू एम वी जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर पी वाई इजिकल टू कॉन्स्टेंट और एम और वी हमारे दो को हमने कांस्टेंट मान लिया था। अब यहाँ पे मैंने वी के एम के वेरिएबल्स को के चेंजेस को तो आपको बता दिया, मनी सप्लाई के चेंजेस को। अगर हम वी को भी चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा? अगर वी चेंज होता है, मनी सब वेलोसिटी ऑफ मनी अगर हम बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होगा, इकोनॉमी में बूम आएगा। और स्टेबलाइज पॉलिसी क्या होगी? यूज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई टू ऑफसेट इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मनी। मनी की जो वेलोसिटी है उसको कम करने के लिए हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई को कम कर दें। अब देखिए सप्लाई शॉक्स क्या है? स्पेशली इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई शॉक्स हैं उसमें एडवर्स सप्लाई शॉक्स वो हैं जिसके कारण से कॉस्ट बढ़ जाती है और प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण से कॉस्ट और प्राइसेस बढ़ जाएगी और जिसके कारण से एग्रीगेट सप्लाई हमारी कम हो जाएगी? वो है या तो सूखा पड़ना, ड्रॉट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लो। अगर फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लो के नाम पर टैक्स लगाए जाएंगे तो उस केस में उनका जो प्रोडक्शन है कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तीसरा, लेबर यूनियंस अगर बहुत एग्रेसिव हैं और वो अपनी बात मनाने के लिए बाध्य कर सकती हैं फर्म को, तो उस कंडीशन के अंदर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेगी और एग्रीगेट सप्लाई में एडवर्स शॉक्स होंगे। और अगर कार्टेल फॉर्मेशंस भी फर्म्स के द्वारा कर दिया जाता है तो उनमें मोनोपोलिस्टिक पावर बढ़ जाती हैं और इस कारण से भी कॉस्ट ऑफ प्राइजेस वो बढ़ा सकती हैं। तो इन कारण से एडवर्स जो शॉक्स हैं वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व में हो सकते हैं। यहाँ देखिए कि एग्रीगेट डिमांड के जो शॉक्स हैं वो क्या हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के शॉक्स के बारे में आप देखें। द इकोनॉमी बिगिंस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर इकोनॉमी का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है परहैप्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ी है तो मूव्स द इकोनॉमी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए से बी पर इकोनॉमी आ जाएगी शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर इकोनॉमी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर इकोनॉमी ऑपरेट करेगी। वेयर आउटपुट इज अबाउट इट्स नेचुरल लेवल एज प्राइजेस राइज। जैसे जैसे प्राइस अब बढ़ेगी आउटपुट ग्रेजुअली रिटर्न्स टू देयर नेचुरल लेवल एंड द इकोनॉमी मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। और बट इन लॉन्ग रन अफेक्ट्स ओनली द प्राइस लेवल। लॉन्ग रन के अंदर प्राइस बढ़ेगी और रेजेस द आउटपुट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का शॉक है। तो एग्रीगेट डिमांड के जो शॉक है उससे हुआ क्या इकोनॉमी के अंदर, ये आप समझें कि इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती हैं तो प्राइजेस क्या होगी? बढ़ेगी इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर प्राइजेस बढ़ जाएगी ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड शॉक्स। अब हम देखेंगे एग्रीगेट एडवर्स सप्लाई शॉक्स क्या है।
एडवर्स सप्लाई शॉक, ड्यू टू एडवर्स सप्लाई शॉक्स के कारण से जो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इट शिफ्ट्स अपवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है कि अगर सप्लाई का जो हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई, ड्यू टू ड्रॉट, ड्यू टू cartel, due to you can say that due to pressures of union लेबर यूनियंस, इन सब के कारण से अगर सप्लाई जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एडवर्स सप्लाई शॉक के कारण। एंड इफ द AD is held constant, economy moves from point A to point B, the price level rises and the output level falls below। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एग्रीगेट डिमांड कर्व वही हैं तो इकोनॉमी क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगी, द प्राइस लेवल राइज एंड आउटपुट लेवल फॉल्स बिलो नेचुरल लेवल एंड देर इज स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, आउटपुट कम हो रहा है, प्राइजेस क्या हो रही बढ़ रही हैं। द स्टैगफ्लेशन इज फॉलिंग आउटपुट विथ इन्फ्लेशन और राइजिंग प्राइजेस। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या होगी, टू कंट्रोल AD पॉलिसी मेकर्स हैव टू चॉइस। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के हम देख रहे हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई शॉक आया है, एडवर्स सप्लाई शॉक आया है और ड्यू टू दिस एडवर्स सप्लाई शॉक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का हैज शिफ्टेड अपवर्ड एंड ड्यू टू दिस देयर इज स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिससे हम इस एडवर्स सप्लाई शॉक को दूर कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम एग्रीगेट जो डिमांड है उसको कांस्टेंट रखें। Prices will fall to restore full employment at the old price level, point A, but the cost of this is painful recession। और इसकी कॉस्ट क्या आएगी, अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर को कांस्टेंट रहने देंगे तो वापस अगेन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर हम जानते हैं जब हम वापस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन के अंदर प्राइजेस विल फॉल टू रिस्टोर फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर इस प्रकार की स्टैगफ्लेशन की कंडीशन आती हैं तो प्राइजेस वापस रिस्टोर होकर ए पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी आ जाएगी। और ये लेकिन हमें यहाँ पर क्या सहन करना पड़ेगा, पेनफुल रिसेशन को सहन करना पड़ेगा। अब अगला हम देखते हैं, इनको हम आगे डायग्राम से मैं आपको क्लियर करूँगा। अगला देखते हैं कि अगर हम एक्सपांड करें एग्रीगेट डिमांड कर्व को to bring the economy towards natural level of output quickly from point A to point C, the policy is called accommodating the supply shocks। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स हुए हैं, जिस एडवर्स सप्लाई शॉक्स हुए हैं उसके कारण से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देते हैं। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं तो उसे हम कहेंगे एकोमोडेटिंग पॉलिसी, एकोमोडेटिंग द सप्लाई शॉक्स। तो ड्रॉबैक ऑफ दिस पॉलिसी इज दैट द प्राइस लेवल इज परमानेंटली हायर, देयर इज नो अदर वे टू एडजस्ट एग्रीगेट डिमांड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कीप द प्राइस लेवल स्टेबल। इसके अलावा यानी कि अकोमोडेटिंग सप्लाई शॉक्स के अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसे आप इन डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला कंडीशन तो है अगर हम एग्रीगेट डिमांड को होल्ड करें, कांस्टेंट रखें, तो अगेन हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे उसे आप समझिए। एंड एडवर्स सप्लाई शॉक्स पुशेज द कॉस्ट एंड दस प्राइजेस। इफ एग्रीगेट डिमांड इज हेल्ड कांस्टेंट, द economy moves from point A to point B, leading the stagflation। प्राइजेस आउटपुट कम होगा और प्राइजेस लेवल बढ़ेगा यानी इन्फ्लेशन होगा, उससे स्टैगफ्लेशन कहेंगे। एक कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज प्राइजेस एंड फॉलिंग आउटपुट, इवेंचुअली एज प्राइजेस फॉल द इकोनॉमी रिटर्न्स टू द नेचुरल लेवल आउटपुट पॉइंट ए। तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अगर हम एग्रीगेट डिमांड को कांस्टेंट रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन के अंदर कहाँ जाएगी, प्राइजेस कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ इकोनॉमी कहाँ किस पॉइंट पर आ जाएगी, ए पॉइंट पर आ जाएगी। और इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था कि द ड्रॉबैक ऑफ दिस इज पेनफुल रिसेशन, मंदी। सेकंड जो हमारा है कि अगर एडवर्स सप्लाई शॉक का और हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सपांड करते हैं और दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिंग द सप्लाई शॉक्स, तो उसमें किस प्रकार से इक्विलिब्रियम होगा वो भी आप समझने की कोशिश करिए। इस कंडीशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके लिए हम जो पॉलिसी यूज़ करते हैं वो पॉलिसी है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना। इन रेस्पॉन्स टू एन एडवर्स सप्लाई शॉक्स द फेड or Reserve Bank can increase aggregate demand by increasing the money supply in the economy, aggregate demand to prevent the reduction in output।
ताकि कि जो आउटपुट में जो कमी हुई है उसको हम कंट्रोल कर सकें, रिसेशन नहीं आए इकनॉमी में. The economy moves from point A to point C. The cost of this policy is permanently higher level of prices. But इसकी जो cost आएगी लॉन्ग रन में वो क्या आएगी कि परमानेंट हायर लेवल ऑफ प्राइजेस होगा और आउटपुट हम उसी लेवल के ऊपर आ जाएंगे. तो दोनों ही कंडीशंस में आप कॉस्ट को देखिए कि एक कंडीशन में रिसेशन कॉस्ट है और दूसरी कंडीशन के अंदर व्हेन वी अकोमोडेट द सप्लाई शॉक्स द कॉस्ट इज इन्फ्लेशन. एंड इन फर्स्ट केस द कॉस्ट वाज रिसेशन. Painful days. Painful recession when we hold or constant the aggregate demand. Again, this is most important. And continue when we adopt the when we accommodate the supply shocks, there is there is no drawback of this policy. The price is permanently higher हो जाता है जिसे इन्फ्लेशन हम कहेंगे. मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. देखिए मैं वापस समराइज़ कर दूं. इस वीडियो के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई कर के बारे में जाना और फिर बाद में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इंटरेक्शन को जाना, लॉन्ग रन से शॉर्ट रन और में इक्विलिब्रियम को समझा और उसके बीच में ट्रांजिशन फेज़ को समझा और लास्ट में हमने स्टेबलाइजेशन पॉलिसी और अकोमोडेटिंग पॉलिसीज़ के बारे में जाना. मैं आशा करता हूं कि आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इन सभी कंसेप्ट्स को समझने में ये वीडियो सहायक होगा. आगे की वीडियोज़ में हम मंडेल फ्लेमिंग मॉडल की बात करेंगे जो कि ओपन इकोनॉमी का मॉडल है और इससे पहले हम ये देखेंगे कि IS और LM में किस प्रकार से रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है और IS LM कर्व क्या है, उनका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है. आशा है आप मेरे वीडियोस का आनंद उठाते रहेंगे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.